मत दो उनको। सबने उनको बाइकआउट करके वोट दिया और कहा कि फिलिस्तीन के साथ न्याय होना चाहिए और उसका अलग देश बनना चाहिए। यही ताकत दुनिया भर के अंदर मुसलमान लीडरशिप में भले ही नहीं है, लेकिन लीडरशिप बनाने में हर जगह है। सबको वोट चाहिए मुसलमान का। और अब मुसलमान पॉलिटिक्स के साथ काम कर रहा है। अब तो अपनी ताकत को बता रहा है कि भाई ठीक है, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए हमारे कॉज पर, हमारे इश्यूज पर तो हमारे साथ रहना पड़ेगा ना आपको। अब यही सियासत है और इसी सियासत पर अब आगे दुनिया चलेगी। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह फिलिस्तीन अलग देश बनेगा, उनकी नए संविधान बनेंगे और धीरे धीरे आप देख लीजिएगा 15 दिन के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। तो चलिए, ये एक तरीके से बड़ी प्रेडिक्शन की है फजील साहब ने कि 15 दिन में। मैं शौकत भारती साहब चूंकि जुड़े हुए हमसे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जोग्राफियाई पूरा सियासत है, तो उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। एक सवाल वजीउद्दीन अंसारी साहब ने जो किया था, जो मैंने आपको पहले पढ़ा था, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मान लीजिए टू नेशन पे बात होती है शौकत भारती साहब, तो यरूशलेम क्या आपको लगता है कि वो दारुल हुकूमत बनेगा, या क्या शक्ल सूरत होगी? और जैसा कि फजील साहब ने कहा कि 15 दिन में बहुत कुछ जो है वो बदलेगा, तो एक तो ये क्लियर हो रहा है कि जंग बंदी, क्योंकि 5 दिन की इजराइल ने भी अब कह दिया है कि 5 दिन की जंग बंदी और हो, तो क्या इसमें इजाफा होगा? और दूसरा जो बड़ा सवाल उठाया है वजीउद्दीन अंसारी साहब ने ओआईसी को लेकर के भी, कि क्या ओआईसी जो है उसकी हिमायत करेगा, कैसे इसको देखते हैं शौकत भारती साहब? देखिए, पहली बात तो फिलिस्तीन बाकायदा तौर के ऊपर एक मुल्क है, बनेगा क्या? हिंदुस्तान के अंदर उसकी एम्बेसी है, दुनिया के अंदर उसकी एम्बेसी है। इजराइल ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जिन लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज किया, वो वरना तो दुनिया तो रिकॉग्नाइज किए हुए, बाकायदा महमूद अब्बास जो है उनसे बात कर रहे हैं। हमास तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन फिलिस्तीन तो एक रिकॉग्नाइज स्टेट है, उसको बनाने की क्या बातचीत है? फिलिस्तीन, तभी तो टू नेशन थ्योरी की बातचीत हो रही है। सिर्फ उसमें जो एरिया डिक्लेयर हुआ क्या है कि जो जेरूशलम होगा वो एक कैपिटल होगा। वो जो बना दिया इन्होंने, इब्राहिम अकॉर्ड करके ट्रंप ने जो बना दिया है, ये फर्जी, ये जो काम किया है ये यूनाइटेड नेशन ने नहीं किया है। ये अरब कंट्रीज के जो रूलर्स, जो राहील शरीफ भी वहां के ऊपर पहुंचे थे और बाकायदा तौर से एक इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत हुई थी, उसके अंदर ट्रंप ने आकर सबको जोड़ा था। उस इब्राहिम अकॉर्ड का जो है वो जनाजा निकल चुका है। तो ट्रंप जो कैपिटल बनाई थी, वो जेरूशलम को वो इलीगल कैपिटल बनाई थी। उस कैपिटल को यूनाइटेड नेशन ने नहीं माना, वो अभी भी तेल अवीव को ही मानते हैं। ये तो भाई देखिए, जेरूशलम का मामला जो है, जेरूशलम का जो मामला है वो इंटरनेशनल उसके अंदर रहेगा, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर है जेरूशलम। और तकरीबन 48% हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन का है, रेस्ट ऑफ बैलेंस जो हिस्सा है वो इजराइल का है। ये है टू नेशन थ्योरी, ठीक है। और इसके अंदर जो जेरूशलम है, जहां मस्जिद अक्सा है, ठीक है, यहाँ के ऊपर जो है, जहां तीनों क्या नाम है मजहब के लोगों के प्लेसेस हैं, हॉली प्लेसेस हैं, वहां का चार्ज इसी वास्ते दिया गया था। और उसके बाद उसका कस्टोडियन जो बना रखा है वो जॉर्डन को बना रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑलरेडी टू स्टेट रिकॉग्नाइज है। टू स्टेट थ्योरी के मतलब ये बात हो रहा है कि उसको जितनी जगह दी गई थी 1967 के अंदर, जो जगह दी गई है टू नेशन की, तो उस जगह पर नहीं है। यानी कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को भगा भगा के कब्जा कर लिया। उन्होंने छोटा सा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अंदर भी अपने सेटलर्स लगा दिए थे। अब ये उनका मामला था कि इन सबको हम यहां से भगा दें, और भगा के हम इनको कहां पहुंचा दें? मिस्र से उन्होंने कहा था कि आप इनको सराई में ले जाइए और बाकी लोगों को जॉर्डन ले जाइए। तो ये पूरा इलाका खाली कराया जा रहा था। तो फिलिस्तीन
एग्जिस्ट कर रहा है, नक्शे के ऊपर है, फिलिस्तीन एक कंट्री है, फिलिस्तीन की एम्बेसी है, फिलिस्तीन के बाकायदा वजीर आजम है। फिलिस्तीन को अब क्या बनाएगा कोई? फिलिस्तीन तो बना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि टू नेशन थ्योरी की बातचीत ये हो रही है कि इनको इंडिपेंडेंट अपना पूरा चार्ज रखने दें, जिस तरह से फिलिस्तीन भी था, लेकिन उसके ऊपर 40 साल से इन्होंने गाजा पट्टी को एक ओपन जेल बना रखा था। वहां पर इनके मर्जी के बगैर कोई जा नहीं सकता था, ये चेकिंग करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ लेते थे, उनकी कोई आर्मी नहीं थी, इनको इजराइल को कोई रोकने वाला नहीं था। इसी वास्ते महमूद अब्बास जो है और को खड़ा किया गया पपेट। हमास जीत के 2007 में आ गया, बाकायदा उसकी पार्लियामेंट थी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आया था, लेकिन उसको जगह नहीं दिलवाई इन लोगों ने, और हमास के बजाय जो है किसको खड़ा कर दिया? महमूद अब्बास को खड़ा कर दिया। और पूरे अरब कंट्रीज ने हमास को नहीं माना, किसी इस्लामिक कंट्री ने हमास को नहीं माना। माना किसको? इसको, यानी महमूद अब्बास को माना। और स्टार्ट में जो डील हो रही थी वो महमूद अब्बास से डील हो रही थी। महमूद अब्बास से बाइडेन भी मिलने के लिए आए थे, महमूद अब्बास से ब्लिंकन भी मिलने के लिए आए थे, महमूद अब्बास ही बुलाए जा रहे थे। अब इसका रिजल्ट दूसरा हो गया। अब जो डील हो रही है वो सीधे हमास के लीडर से हो रही है, चाहे रशिया बात कर रहा हो, चाहे क्या नाम है, यहाँ के ऊपर सीआईए मोसाद के जो लोग बैठ के कतर के अंदर नेगोशिएट कर रहे हैं। यानी अब जो बात हो रही है वो हमास के साथ में हो रही है। हमास ही कैप्टिव छोड़ रहा है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था अमेरिका, और बाकायदा तौर के ऊपर उनको उनके साथ ही बात करना पड़ा। कैप्टिव जो है वो पीएलओ जो क्या नाम है, फतेह वाले जो है, क्या कहते हैं, महमूद अब्बास, उनसे नहीं हो रही है। रमल्ला में उनके खिलाफ भी मुखालफत हो गई, वेस्ट बैंक में उनके खिलाफ भी मुखालफत हो गई। इस्लामिक जिहाद जो उनके साथ में था महमूद अब्बास के साथ, वो भी टूट के हमास के साथ खड़ा हो गया। जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी ये सब खड़ी हो गई है। फिलिस्तीन ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है कंट्री, और हमारे मुल्क के अंदर इजराइल की एम्बेसी नरसिंगा राव के टाइम पर खुली है। उससे पहले हमारे यहाँ इजराइल की एम्बेसी नहीं थी। हम सिर्फ फिलिस्तीन को ही मानते थे, इजराइल को लोग इलीगल मानते थे। अब लोगों ने धीरे धीरे इजराइल को मानना शुरू कर दिया, यहां तक कि इस्लामिक कंट्रीज ने इजराइल को मानना शुरू कर दिया, यहां तक कि टर्की ने मान लिया। कोई इस्लामी मुल्क जो है वो इजराइल को नहीं मानता था। एक ईरान, जहां के ऊपर शाह ईरान की हुकूमत थी खुमैनी साहब से पहले, वो माने हुए था इजराइल को, और उसकी एम्बेसी बंद करके यासिर अरफात को दी गई थी कि हम तुमको मानते ही नहीं है एज ए स्टेट। और आज भी ईरान उनको, इजराइल को मानता ही नहीं है कोई स्टेट। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बातचीत नहीं है। अब रह गई बातचीत है कि जो कैपिटल है वो जेरूशलम कैपिटल, वो यूनाइटेड नेशन ने नहीं बनाई है। जेरूशलम कैपिटल जो बनाई है ट्रम्प के, और वो बहुत से इस्लामिक कंट्री के, और ये इजराइल के, ये इन लोगों का खेल है। ये सिर्फ ये चाह रहे थे कि गजा को हटा दिया जाए, और ये सीरिया में, और क्या नाम, इजिप्ट में और जॉर्डन में वो कर दिया जाए, क्योंकि गजा के नीचे इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा गैस है, और हैफा में इसी वास्ते बहुत पैसा लगा है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का लगा है हैफा पोर्ट के ऊपर तो अडानी का लगा है। क्या था कि हम यहां से क्या करेंगे, गैस निकालेंगे गाजा से, पेट्रोल निकालेंगे गाजा से। इनको आपने देखा कि जैसे ही गजा पे एंट्री लिया इन्होंने, तो वहां बुलडोजर चला के बराबर करना शुरू कर दिया। बिल्डिंगें इन्होंने तोड़ी हैं, इसी वास्ते तोड़ी कि हम गजा से हम शिफ्ट कर दें, और ये चाहते थे कि गजा की गैस और ये सारी चीजें निकाल कर, और उसके बाद हैफा से हम मतलब हैफा पोर्ट से जो है पूरी दुनिया को भेजें। अब जो हैफा पोर्ट के ऊपर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, अब जो हौती का हमला हुआ हैफा पोर्ट के ऊपर, अब जो हैफा को टारगेट किया गया है, हैफा से अमेरिका तकरीबन 10,000 किलोमीटर पड़ता है, और अगर रेड सी से जाएं और अगर इस रास्ते को रोक दिया जाए तो 20,000 किलोमीटर पड़ेगा। रेड सी से जो काम हुआ है ये सब बहुत दिमाग से काम हुआ है कि इनको समंदर के, अब जाहिर सी बातचीत है जब 20,000 किलोमीटर जाएगा तो जैसे 1 महीने में यहां से शिप जाता था या आता था, तो अब वो 2 महीने के अंदर पहुंचेगा। उसका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा,
बहुत सा ऐसा सामान है जो उस रास्ते से खराब हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एयर से, वो बहुत कॉस्टली होगा। दूसरी बात, जो ये वार चल रही है इसका खर्चा अब उठा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की पोजीशन ये हो गई है कि वो यूक्रेन के अंदर भी वहां पर प्रॉक्सी लड़कर उन्होंने बहुत अपना हथियार खर्च कर लिया है, यहां के ऊपर भी इन्होंने हथियार खर्च कर लिया है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर कल अमेरिका के साथ ईरान की छिड़ गई तो इनके पास हथियार कहां से आएंगे और कितने हथियार आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त दुनिया की सिचुएशन ये है कि किसी तरह से ट्रूस करो। दूसरे वहां की पब्लिक का प्रेशर है, क्या उनका आदमी तो आ गया, मेरा आदमी नहीं आया, मेरा आदमी छुड़वाओ। तो इजराइल के अंदर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू आज भी चाहते हैं कि जंग कंटिन्यू हो और अभी भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। कल रात में भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ाया है, एक जगह गजा के ऊपर इन्होंने धमाका भी किया है, वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने सर्चिंग के नाम के ऊपर बुलडोजर लेके किया है, जेनीन कैंप के ऊपर भी हमला किया है। तो ये छेड़छाड़ कह रहे हैं, यही बात तो हमास कतर से कह रहा है कि भाई आप एक क्या नाम है, आप मीडिएटरशिप कर रहे हैं और आप जो कंडीशन है देखिए, हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं है। तो देखिए, कैपिटल जो जेरूशलम की है, वो जेरूशलम की कैपिटल यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज नहीं है। वहां तेल अवीव भी, आज भी जो वहां नुमाइंदा बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशन में, वो जेरूशलम की कैपिटल का नहीं बैठा हुआ है, तेल अवीव का बैठा हुआ है। जेरूशलम को तो यूनाइटेड नेशन ने खुद ही यूनाइटेड नेशन के अंदर रखने का 1967 में डिक्लेरेशन एक दे रखा है। दिक्कत सिर्फ हो रही है टू नेशन थ्योरी की, बात ये हो रही है कि भैया मेरी जमीन से शौकत भारती साहब, शौकत भारती साहब, अगर एक आसान जबान में समझें कि जैसे ये बिल्कुल सही है और हम भी जानते हैं कि फिलिस्तीन तो बाकायदा मुल्क है, एम्बेसी है, अक्सर हम लोग उनके जो सफीर हैं हिंदुस्तान में उनसे बातचीत भी होती है, अभी मीटिंग भी हुई थी, वो ठीक है। लेकिन ये जो टू नेशन है, अगर आसान जबान में कहें तो चूंकि इतनी बड़ी जंग ये हुई, इतने लोग मारे गए, तो आखिर में अगर ये जंग मुस्तकिल रोक दी जाती है और टू नेशन पे बातचीत होती है तो किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, क्या उसमें तय होगा? क्या क्या जो फजील साहब कह रहे थे कि 10-15-20 दिन में जो है तस्वीरें कुछ क्लियर हो जाएंगी, वो कौन सी तस्वीर है जो साफ होगी और क्या क्या फिर मतलब किस तरीके का जो टू नेशन का वो खाका है वो तैयार होगा? देखिए, टू नेशन थ्योरी की बात 1967 से हो रही है। टू नेशन पर इंप्लीमेंट कराने की कोई कमेटी नहीं बनी अभी तक टिल टुडे कि इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा। यानी इजराइल जो है वो फिलिस्तीन की जमीन पर घुसा हुआ, उसे बाहर कौन भेजेगा, पीछे कौन ढकेलेगा, कौन उनसे कहेगा कि आपकी टेरिटरी, आप अपनी टेरिटरी में रहेंगे, कौन उनसे कहेगा कि इधर की टेरिटरी में आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उस बॉर्डर पे कौन से यूनाइटेड नेशन का फोर्स लगेगा जो मॉनिटर करे कि इधर वाले इधर ना आए, इधर वाले इधर ना आए, ये इनका पीस डिस्टर्ब ना करें, वो उनका पीस डिस्टर्ब ना करें। तो सवाल ये पैदा होता है, अभी बात तो 1900, परेशानी तो यही है कि बात हो रही है 1967 से टू नेशन की। टू नेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जब तक बड़े सुपर पावर्स जो हैं बाकायदा तौर के ऊपर इसके अंदर चाइना और अमेरिका और रशिया और इस्लामिक कंट्रीज मिलकर, टर्की वर्की, ये सब मिलके तय ना करें कि इनको पीछे ढकेलो। पीछे ढकेलने के मतलब समझते हैं? पीछे ढकेलने का मतलब ये है कि इनका जो इलाका है वो बिल्कुल सिमट जाएगा, यानी 30% पीछे जाना पड़ेगा, बल्कि 30 नहीं और ज्यादा। अब तो इनके पास 8% बचा है, 42 में 34% इनको पीछे जाना पड़ेगा। किसको? इजराइल को। फिलिस्तीन को नहीं जाना पड़ेगा। खेल क्या चल रहा है कि फिलिस्तीनियों को बाहर कर दो। खेल यहां पर आ गया कि नहीं, 1967 का जो टू नेशन है उसको करो। उस टू नेशन के लिए इनको पीछे जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी आबादी को, और जबकि ये वेस्ट बैंक के अंदर जितना 8-10% है, उसमें भी वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स की इन्होंने लाखों लोगों को रख रखा है। उन सेटलर्स को निकालना पड़ेगा कि अपने इजरायलीज को लेके जाओ उधर। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन करेगा? सिर्फ बात से हो जाएगा, सिर्फ मुंह से हो जाएगा? तो सवाल ये पैदा होगा, ये तो एक इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी आफत है।
अभी जो बात हो रही है, सवाल ये है कि भाई जंगबंदी, ट्रूस, या जंग ही इसी वास्ते कर रहा है इजराइल कि उसे टू नेशन नहीं मानना है। सवाल ये पैदा है, टू नेशन की बात इसलिए सब लोग मान लेंगे कि टू नेशन के मतलब इनको बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो अब तो सारा गैस और तेल और ये तो सब आराम से यहां के ऊपर फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, यहां के ऊपर फिलिस्तीन से करने के बाद यहां से गैस निकलेगा, यहां तेल निकलेगा, मेडिटेरियन सी से सब जाएगा, यहां के ऊपर फिलिस्तीनियों को तो बहुत आराम मिल जाएगा। तो वो जो पूरा इस पे कब्जा करके पूरी दुनिया के अंदर कारोबार करने का खेल जो चला है, यानी और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हैं, मैंने बोला कि खुद अडानी का पैसा लगा है एफा के ऊपर, वो सब कहां जाएगा? सब डूब जाएगा। यहां तक G20 के अंदर बातचीत हो चुकी थी कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे कि इंडिया से एक रास्ता जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, वो रास्ता सीधे क्या नाम है मिडिल ईस्ट से होता हुआ, इसराइल से होता हुआ टर्की तक जाएगा, वहां से यूरोप को गैस जाएगी। ये जो पूरा कॉरिडोर बन रहा था, ये तो पूरा कॉरिडोर ये तो खटाई में पड़ गया। यही वजह है कि अभी वो जो यहाँ पर हिंदुस्तान के विदेश सचिवों की अभी जो मीटिंग हुई है, वहां के ऊपर चाबहार पर बात की, जो चाबहार का मामला इसराइल और अमेरिका की वजह से पेंडिंग में हो गया, अब चाबहार पोर्ट की बातचीत होने लगी। तो सवाल ये पैदा होता है, टू नेशन मुंह से कहना ही तो 67 से कहा जा रहा है, तो टू नेशन पर इंप्लीमेंट करने के लिए वो फोर्स कहां है? यूनाइटेड नेशन को यह तय करना पड़ेगा कि वो फोर्स वहां के ऊपर भेजें, जो फोर्स जो है उनको पीछे करे। उस फोर्स में कितने कंट्री के लोग होंगे, कौन कौन लोग होंगे? तो अब इसके लिए कहीं कोई मीडिया में बातचीत नहीं हो रहा कि भाई टू नेशन अगर होगा तो उसके अंदर इतनी आर्मी अमेरिका की होगी, इतनी आर्मी चाइना की होगी, इतनी ईरान की होगी, इतनी सऊदी अरब की होगी, इतनी टर्की की होगी। ये एक ज्वाइंट फोर्स बनेगा और ज्वाइंट फोर्स मॉनिटर करेगा और इनको पीछे खिसकाएगा। तो टू नेशन का मामला ये है। टू नेशन तो 1967 से रखा हुआ है, टू नेशन ही में था ना कि ये पोर्शन इजराइल का, ये पोर्शन फिलिस्तीन का, ये पोर्शन इंडिपेंडेंट है। आजादी तौर से आप जाइए मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़िए, क्रिश्चियन जाए वहां बैतुल लहम में वहां के ऊपर गए, और वीपिंग वॉल के ऊपर जाने के बाद क्या नाम है दीवार गिरिया पर जाने के बाद इजराइल अपने उसको अंजाम दे। ये तो सेटलमेंट निकला रखा हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं, वो बना रखा हुआ है। किसका कितना परसेंटेज है उसको इम्प्लीमेंट करने की बातचीत है। टू नेशन थ्योरी की बात नहीं, टू नेशन को इम्प्लीमेंट करने की बातचीत है। इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स चाहिए, विदाउट फोर्स इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। नहीं तो